हेलो डियर। तो जितने भी हमारे डियर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। और यह प्रश्न जो आज हम लेकर आए हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला में क्या क्या शारीरिक रूप से बदलाव दिखते हैं, उस बदलाव यानी शारीरिक परिवर्तन के बारे में आपसे एग्जाम में पूछता है। आप लोग पिछला ज़्यादा नहीं 5 से 6 सालों का क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। इन 5 से 6 सालों में कम से कम आपके एग्ज़ाम में 4 बार तो ज़रूर मिल जाएगा यह प्रश्न, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, 10 नंबर 15 नंबर में। अच्छा प्रश्न है, आपको नॉलेज के लिए भी, जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान उनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक महिला है, वह प्रेगनेंसी में है, गर्भावस्था में है। उस दौरान हम लोग जानते हैं प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है 9 मंथ का लगभग होता है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान महिला में कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। एक महिला है, जब वो अपने प्रेगनेंसी के दौरान रहती है, उस दौरान उसके शरीर में अनेकों परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल जो उसके शारीरिक चेंजेज है वह बहुत सारे देखने को मिलते हैं। उसी को हमको बताना है कि आखिर कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे। आपके सामने है, पहला है परिवर्तन कि एक महिला है, उसको प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान जो स्त्री है उसके शारीरिक भार में वृद्धि हो जाता है। मान गए एक नॉर्मल महिला है, नॉर्मल स्त्री है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है। अगर उसका वजन 50 केजी है नॉर्मल में, तो जब वो प्रेगनेंसी के आखिरी पड़ाव पर होगी, मतलब जब समय उसको कंप्लीट हो गया रहेगा प्रेगनेंसी का, जब डिलीवरी होने वाला हो, तो उस समय जाते जाते उसको जो है लगभग 60-62 केजी का वजन हो जाएगा। अब जो प्रेगनेंसी से पहले 50 केजी के थी, वह प्रेगनेंसी के टाइम लास्ट 60-62 केजी के हो गई। ऐसा क्यों हो गया? 10-12 केजी क्यों बढ़ गया? तो बढ़ जाता है, आपको बढ़ता है इसमें शिशु का वजन। शिशु लास्ट 2.5 से 3 केजी का होता है, जन्म लेता है तो 2.5 से 3 केजी का उसका वेट होता है। लगभग अपरा 1 से 1.5 केजी का होता है, प्लेसेंटा वगैरह सब चीज़ मिलाकर, समझ गए। उसके बाद उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है शिशु भ्रूण के चारों साइड, समझ गए। यूट्रस का भार, समझ गए, यूट्रस का भार होता है, जो स्टार्टिंग में यूट्रस 50 ग्राम के रहता है, वह प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 20 गुना बढ़ जाता है, समझ गए चीज़ों को। तो लगभग 1 केजी का यूट्रस हो जाता है। ऐसे ही कर कर के सब चीज़ ऐड कर कर के 10 से 12 केजी का वजन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। तो स्त्री का भार भी बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है, पहला पॉइंट, ओके। दूसरा है आपके सामने त्वचा में परिवर्तन। अब आप लोग देखते होइएगा, महसूस भी करते होइएगा कि एक नॉर्मल महिला और एक जब वो प्रेग्नेंट टाइम में होती है, तो उस दौरान लगभग 95% जो महिला स्त्री होती है उसके बॉडी से आप बता सकते हैं कि यह प्रेग्नेंट है, बता भी देता आदमी। क्यों? क्योंकि उसके त्वचा में, उसके स्किन में एक अलग ग्लो आ जाता है, एक अलग स्मूथनेस, चिकनापन आ जाता है, समझ गए। उसके अंदर ऐसा तब होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान उसके हार्मोन की जो क्रियाशीलता है बढ़ जाता है। मतलब उसके जो हार्मोनल परिवर्तन है बॉडी में वो बढ़ जाता है। उसके कारण होता यह है कि जो स्किन है, स्किन आपके उस समय कम चिकने दिखता है, मुलायम ज़्यादा हो जाता है, चमकदार भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। स्त्री के चेहरे तथा गर्दन पर भूरे रंग का निशान बन जाते हैं। अब आप लोग देखते भी होइएगा कि झाई सा जो है स्किन, मुंह फूला फूला सा लगता है, ठीक है ना। तो चेहरे और गर्दन पर एक भूरे सा निशान बन जाता है जिसे हम लोग क्लोसेमा कहते हैं, समझ रहे बातें को। महिला के जो एब्डोमिनल है, जो पेट है, उसके बीच में वर्टिकल आपको इस प्रकार से लाइन दिखाई देगा। देखते होइएगा कि नाभि के नीचे पेट के आसपास एक रेखा सा पड़ जाता है, एक लाइनिंग सा बन जाता है, समझ गए चीज़ों को। तो यह एक प्रेग्नेंट में दिखाई देता है, समझ गए।
गर्भ अवस्था में भी अधिक स्ट्रेचिंग के कारण महिला की त्वचा पर रेखाएं के समान निशान बन जाते हैं, जो अधिकतर पेट पर, नाभि के नीचे, जांघों और स्तनों पर बनते हैं। अब आप लोग देखते होइएगा कि मेल कितना भी, पुरुष कितना भी बूढ़ा हो जाए, समझ गए, उसके पेट के आसपास कोई स्ट्रेचिंग नहीं होता है, उसके पेट के नीचे जांघों में कोई लाइनिंग स्ट्रेचिंग नहीं दिखाई देता है। बट एक महिला में दिखाई देता है, एक महिला में पेट के नीचे जांघों के आसपास स्ट्रेचिंग रहता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय ये जो चीज़ें हैं स्ट्रेच होता है, वहाँ का जो स्ट्रेचिंग है, स्किन में स्ट्रेचिंग होता है, जिसके कारण वहाँ पे निशान बन जाते हैं, और वह निशान जो है आपको हमेशा भी दिखाई दे सकते हैं। चीज़ों को समझ गए? तो यह त्वचा में परिवर्तन है। त्वचा में परिवर्तन समझ गए आप लोग, यानी एक महिला में प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में चेंजेज आ जाता है। बातें को समझ गए? ओके। तीसरा परिवर्तन है ब्रेस्ट चेंजेज, स्तनों में परिवर्तन। एक महिला है, प्रेग्नेंस है, अब होता यह है क्या कि गर्भ अवस्था में उसके जो ब्रेस्ट है उनमें चेंजेज होता क्यों है? होता इसलिए है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन है वह एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। यह दो हार्मोन मुख्यतः स्त्री में पाई जाती है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। समझ गए? अब ये दोनों हार्मोन है, यह स्त्री के क्या करता है कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, मतलब जो टिश्यू है, जो ऊतक है, उसको क्या करता है, उत्तेजित बढ़ा देता है। तथा एक है प्रोजेस्टेरोन, एक है ओजेस्टेरोन। समझ गए? एक कौन सा है, एस्ट्रोजन, और एक है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि यह ग्लैंडुलर टिश्यू है, ऊतक है, उसको बढ़ते हैं, ठीक है, उसको कारण जो है आपको बढ़ जाते हैं। जबकि जो एस्ट्रोजन है, यह एस्ट्रोजन जो है, इसके कारण जो नलिका है ब्रेस्ट में, जो डक्ट सिस्टम है, नलिका जो तंत्र है जो फैला हुआ है ब्रेस्ट में, उस नलिका में बढ़ोतरी होता है एस्ट्रोजन के कारण। प्रोजेस्टेरोन के कारण क्या होता है, मसल्स में बढ़ाव आता है, मसल्स बढ़ता है। जबकि जो नलिका है जिसमें मिल्क निकलेगा, ब्लड सर्कुलेशन वाला है, वह नलिका यानी डक्ट में बढ़ोतरी एस्ट्रोजन के कारण होता है। समझ गए? अब यही टिश्यू बढ़ता है, यही नलिका बढ़ता है, तो जो मान गए स्टार्टिंग में जो निपल इतना था, मैं बता देता हूँ, अगर निपल इतना है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, काफ़ी जो है वो सख्त हो जाता है, जिसको दबाने पर जो है दर्द होता है। तो यही आपका क्या होता है, आपके ब्रेस्ट चेंजेज होते हैं, स्तन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन में परिवर्तन तेज़ी से होता है। महिला में दो हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन ग्लैंडुलर टिश्यू, मतलब जो मसल्स टिश्यू है, उसको बढ़ाता है। कहाँ का? ब्रेस्ट का। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन जो ब्रेस्ट में नलिका है, चाहे वो ब्लड का हो या मिल्क का हो, उस नलिकाओं में बढ़ोतरी करता है, जिसके कारण वह सख्त और आकार में बड़ा हो जाता है, कठोर होता है, जिनको दबाने पर दर्द होता है, और इन्हीं कारण जो ब्रेस्ट है उसका भी साइज बढ़ जाता है। बातें को समझ गए? तो यही आपका ब्रेस्ट चेंजेज हो गया। ओके, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, श्वसन तंत्र में परिवर्तन। अब इस समय होता यह है कि महिला के जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी चेंजेज आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाती है। समझ गए? स्त्री के गर्भाशय बढ़ जाने के कारण डायफ्राम 2 इंच तक ऊपर उठ जाता है। अब आपको पता होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि रिस्पायरेटरी फेफड़ा होता है यहाँ पे, और फेफड़ा को ऊपर उठाने में मदद कौन करता है, नीचे डायफ्राम होता है। यह डायफ्राम जो है धकेलता है, डायफ्राम नीचे संकुचित होता है, तो फेफड़ा नीचे आता है, रिलैक्स होता है। समझ गए? तो कहीं ना कहीं ये डायफ्राम रिलैक्स होता है, और डायफ्राम थोरेटिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से भी अलग करता है। तो जो यूट्रस होता है, कहीं ना कहीं वह प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। अब बढ़ने के कारण जो है वह थोड़ा सा एब्डोमिनल कैविटी के तरफ उठ जाता है यूट्रस। अब जब एब्डोमिनल कैविटी के तरफ उभार आ जाएगा यूट्रस का, तो जो एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गेन है वह भी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो दबाव कहाँ पे लगेगा,
इसी पर लगेगा। किस पे लगेगा? डायफ्राम पर। अब इसी पर दबाव लगता है तो डायफ्राम भी हल्का सा ऊपर उठ जाता है 2 इंच तक प्रेगनेंसी में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? गर्भाशय बढ़ने के कारण। ठीक है, अब जब फेफड़ा पर दबाव बनता है डायफ्राम का, चूँकि डायफ्राम 2 इंच ऊपर उठ गया है तो अब फेफड़ा के और नज़दीक आ जाएगा, फेफड़ा पर डायरेक्टली दबाव बनाने लगेगा, जिससे इनकी क्षमता कम हो जाती है, जिससे जो फेफड़ा की क्षमता होती है हल्का कम जाती है, क्योंकि हमेशा वह दबाव बनाने लगता है डायफ्राम। ठीक है, जबकि रिब कैविटी के बढ़ जाने के कारण फेफड़ों की शेष वायु बढ़ जाती है, इसलिए महिला को सांस लेने में जल्दी करनी होती है। इसे डिस्पोनिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। और आप लोग देखते होइएगा कभी कभी महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान श्वसन का समस्या ज़्यादा हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो महिला होती है, किसी किसी महिला का बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, जिसके कारण यूट्रस का आकार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हद से ज़्यादा जितना बढ़ेगा उतना डायफ्राम को ऊपर उठाएगा और वह डायफ्राम फेफड़ा पर दबाव डालेगा। अब फेफड़ा पर दबाव डालेगा तो क्या होगा? उसका कैपेसिटी कम जाएगा। ठीक है, अब कैपेसिटी कम जाएगा तो जो टाइडल एयर है, जो शेष वायु है, वह क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब उसमें जो कैपेसिटी है कमेगा तो उसमें वायु का क्षमता तो एक्सेस हो जाएगा। मानिए 1 लीटर की बोतल है, उसमें 2 लीटर पानी रखिएगा तो गड़बड़ाएगा ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे है, क्योंकि फेफड़ा का क्षमता कम जाता है, लेकिन एक मनुष्य का टाइडल वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? उतना तो होनी ही चाहिए। तो उतना करने के लिए यह क्षमता को बढ़ाना पड़ता है, इसीलिए श्वसन जल्दी जल्दी करना पड़ता है। समझ गए? ताकि जो टाइडल वॉल्यूम है वह मेंटेन हो सके, इसीलिए महिला में जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी के दौरान श्वसन की क्रिया होती है। समझ गए? तो श्वसन में भी परिवर्तन हो जाता है। 5वां है यहाँ पे हृदय एवं परिसंचरण तंत्र में भी परिवर्तन होता है। अब एक महिला है, प्रेगनेंसी के दौरान है, तो उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी परिवर्तन आ जाता है। मतलब हृदय और रक्त के संचरण, रक्त के परिसंचरण में भी, बहाव में भी परिवर्तन आते हैं। गर्भ में महिला है, ठीक है, गर्भावस्था में, ठीक है, गर्भावस्था में महिला के रक्त आयतन के बढ़ने के साथ ही हृदय का आकार बढ़ जाता है। गर्भाशय के दबाव से डायफ्राम ऊपर उठता है, यूट्रस के दबाव से, ठीक है, यूट्रस के दबाव से डायफ्राम जो है ऊपर उठता है, इसलिए हृदय ऊपर तथा बाहर की ओर फैलता है। इसीलिए हृदय नीचा की तरफ नहीं फैलकर ऊपर और बाहर की तरफ फैलता है, क्योंकि नीचा फैलने के लिए उसको जगह ही नहीं है, क्योंकि नीचा से डायफ्राम और ज़्यादा ऊपर आ चुका है। तो इस कारण हृदय ऊपर और बाहर की ओर फैलता है। समझ गए? हृदय की गति समान से 10 से 15 तक बढ़ जाती है। गर्भावस्था के समय रक्तचाप अपरिवर्तित रहता है, मतलब इरेगुलर रहता है। समझ गए? कब बढ़ता है कब घटेगा पता नहीं चलता है। तो हृदय और परिसंचरण तंत्र में भी परिवर्तन आ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बातें को समझ गए? चलिए आगे है, 6ठा है भग में परिवर्तन, चेंजेज इन बलवा। अब बलवा क्या है आप लोग को तो पहले से पता है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना था। देखिए, गर्भावस्था बढ़ने के साथ साथ भग वल्वा की रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण वल्वा फूला हुआ ढीला दिखाई पड़ता है। लेबिया मेजोरा तथा लेबिया माइनोरा में अप्राकृतिक रूप से वृद्धि हो जाती है। अब भलवा आप लोग को पता है कि स्त्री के जो जनन अंग होता है उसके आसपास जो भी एरिया है वो भलवा में ही आता है। अब होता यह है कि जो भलवा है वह प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों है? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन उस भलवा वाले एरिया में बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसीलिए यह भलवा फूला हुआ और ढीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब होता है कि लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा में अप्राकृतिक रूप से वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है। बातों को समझ गए? तो भग में परिवर्तन आप लोग देख लिए, जो भग पहले नॉर्मल रहता था वो भग अब फूला हुआ वृद्धि दिखाई दे रहा है, तो परिवर्तन ही है ना। अब आता है गर्भ अवस्था के समय गर्भाशय में परिवर्तन, मोस्ट वीवीआई है। गर्भाशय में परिवर्तन मोस्ट वीवीआई है। समझ लीजिए कि कैसे गर्भाशय में परिवर्तन होता है। देखिए, पहला गर्भाशय में परिवर्तन होता है भार का। अब आप लोग को देखते होइएगा, एक महिला नॉर्मल है, एक लड़की जिसका भी शादी नहीं हुआ है या शादी भी हो गया है, वह अभी विदाउट प्रेगनेंसी है, नॉर्मल है, तो देखिएगा एकदम पेट उसकी जो है
एकदम सटका हुआ रहता, मतलब एकदम सटा हुआ। लेकिन अचानक क्या होता है कि प्रेग्नेंस के 9 महीने होते होते उसका जो स्टोमक है काफ़ी बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो माय डियर, ऐसा होता है इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल महिला है, एक नॉर्मल स्त्री है, उसका जो यूट्रस का भार लगभग लगभग 50 ग्राम के आसपास होता है। 100 ग्राम भी नहीं होता है, 50 ग्राम, ठीक है। 50 टू 80 ग्राम के आसपास माना जाता है एवरेज। अब जो गर्भ अवस्था की अवधि पूर्ण होने पर 20 गुना बढ़ जाता है। मैंने ऊपर ही बताया कि अगर 50 ग्राम का अभी वजन है बिना प्रेगनेंसी, बिना गर्भ अवस्था का, आगे चलकर कंप्लीट मतलब गर्भावस्था पूर्ण होते होते यह अपने पहले के वजन के 20 गुना बढ़ जाता है। 20 गुना कहने का मतलब है 50 में 20 से गुना कीजिए, 1000 हो जाएगा, ठीक है। और 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम, समझ गए। यानी जो पहले 50 ग्राम वजन था वह अब 1 केजी वजन के हो गया, यानी 20 गुना बढ़ गया अपने वजन का। तो समझ सकते हैं यूट्रस में कितना इलास्टिसिटी गुण होता है फैलने का, साथ में यह गुण होता है। और साथ में यही कारण है कि इसमें बच्चा जो है क्या होता है, आपके आ जाता है, 3 केजी तक बच्चा आराम से आ जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। पहला भार में परिवर्तन हो गया गर्भाशय के। अब भार में परिवर्तन क्यों होता है देख लीजिए। तो जब गर्भाशय का आकार बढ़ता है तो इसकी मांसपेशी जो मसल्स है वो भी बढ़ता है, संयोजी ऊतक भी बढ़ते हैं, लचीले ऊतक भी बढ़ते हैं, उसमें नर्व जो होता है वो भी बढ़ता है, रक्त सप्लाई भी बढ़ जाता है, उसमें रक्त वाहिनियों में भी वृद्धि हो जाता है, मतलब सब चीज़ में वृद्धि होता है, तभी तो ओवरऑल यूट्रस का भार बढ़ जाता है ना। तो सब चीज़ बढ़ जाता है। आगे है यूट्रस में प्रेगनेंसी जैसे जैसे नज़दीक आते जाता है डिलीवरी का, वैसे वैसे कंट्रैक्शन जो है, संकुचन जो है बढ़ते जाता है। अब संकुचन कहा जाए तो गर्भावस्था के प्रारंभिक सप्ताह में, स्टार्टिंग पीरियड में जो कंट्रक्शन होता है उसका एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इन्हें ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन कहते हैं। लगभग यह 8वां सप्ताह पर सुनाई पड़ता है। तो स्टार्टिंग पीरियड में प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग कुछ सप्ताहों में जो अनुभव होता है उसे ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन कहते हैं। ये बिना दर्द के होता है, ठीक है। अनियमित इरेगुलर होगा, कभी कभी थोड़ा सा क्रैम्प वाला रहेगा, ठीक है। इसमें क्रैम्प रहेगा, ऐंठन रहेगा। गर्भाशय में होने वाले संकुचन निम्न होते हैं। तो ये संकुचन है, संकुचन भी एक परिवर्तन ही होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे जितना क्लोजली नज़दीक जो है प्रेगनेंसी का जाते जाएगा डिलीवरी का, उतना जो है कंट्रैक्शन मजबूत होते जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो होता है उसमें बिना दर्द के होता है। अब है यहाँ पे आवृत्ति विहीन संकुचन। आवृत्ति विहीन कहने का मतलब है कि इसमें बिना किसी समय, बिना समय बताए, बिना फिक्स जो है कभी भी यह आ जाता है, इसीलिए आवृत्ति विहीन संकुचन कहते हैं, ठीक है। ऐंठन युक्त का मतलब है कि थोड़ा सा क्रैम्प, स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन होगा, ऐंठन वाला होगा। अनियमित संकुचन होगा, इरेगुलर कंट्रैक्शन होगा, मतलब कभी हुआ कभी बंद हो गया तो 2-2 दिन तक नहीं हुई, इसी टाइप से। दर्द रहित संकुचन होगा, पेनलेस कंट्रैक्शन होगा। कंट्रैक्शन ऐसा होगा जो दर्द नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके प्रेगनेंसी के कुछ स्टार्टिंग वीक में होने वाला कंट्रैक्शन है। ये सब कंट्रैक्शन जो है, एक कंट्रैक्शन जो है यह स्टार्टिंग समय में होने वाला है, ठीक है। बाद में तो दर्द सहित होता है, और होता है तो 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 10-10 मिनट तक होता रहता है, ठीक है। हर एक 2 मिनट, हर एक 5 मिनट पर कंट्रैक्शन आता है। लेकिन यहाँ पे इरेगुलर होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, ऐंठन युक्त होता है, दर्द बिना दर्द के होता है, आवृत्ति विहीन होता है, समझ गए। तो ये चीज़ होता है, ओके। अब आगे होता है आकार। आकार कहने का मतलब है यूट्रस का आकार। समान अवस्था में गर्भाशय नाशपाती के आकार का रहता है। जब नॉर्मल रहता है तो यूट्रस जो है आपके नाशपाती के आकार का जो है आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। बाद में पिंड के आकार का 12वें सप्ताह का सीधा रहता है, ठीक है। बाद में चल के यह नाशपाती के आकार सीधा टाइप में पिंड के आकार में बन जाता है, समझ गए बातों को। 12वें सप्ताह तक सीधा रहता है। 28वें सप्ताह तक पुनः नाशपाती के आकार कर होकर अंत में 36वें सप्ताह में गोल तथा इरेक्ट हो जाता है,
समझ गए चीज़ों को। तो यह कुछ आकार है, पहले तो नाशपाती रहता है, फिर धीरे धीरे आगे चलकर यह पिंड में बनता है, एक पिंड के आकार में, फिर आगे चलकर 28वें सप्ताह में नाशपाती के आकार होता है, फिर 36वें सप्ताह में यह गोल हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। तो इसका आकार बदलने का जो है आपके परिवर्तन है। तो यह यूट्रस के भार, आकार, ठीक है, और संकुचन, 3 चीज़ें याद रखिएगा। 8वां है रक्त संबंधी परिवर्तन, ब्लड रिलेटेड चेंजेज। तो देख लीजिए, अब आता है रक्त संबंधी परिवर्तन। रक्त संबंधी परिवर्तन कहने का मतलब है कि ब्लड से जुड़ी हुई परिवर्तन दिखाई देता है। गर्भावस्था के समय महिला के रक्त आयतन में लगभग 40 से 50% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यह वृद्धि गर्भ के 8वें सप्ताह से प्रारंभ होती है और 32वें सप्ताह तक निरंतर होती रहती है। आरबीसी का आयतन में 20 से 30% बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए देखते होइएगा कि यह आयतन बढ़ जाता है। अब किसी किसी में नहीं बढ़ता है तो उसे आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां कहा जाता है लेने को। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ से डायरेक्ट जो भी चीज़ें होता है माँ से बच्चा को सप्लाई होता है। तो ऐसे में जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी ब्लड जो भी हो, माँ से बच्चे में भ्रूण में सप्लाई होता है। तो माँ को जब ज़्यादा नहीं रहेगा तो अपने बच्चे को क्या सप्लाई करेगी। तो इसलिए इस समय आयतन बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, और यह 8वें सप्ताह से लेकर 32वें सप्ताह तक, जब तक बच्चा परिपक्व न हो जाए, यह रक्त की संबंधी परिवर्तन होते रहता है। आरबीसी का भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। 9वां है योनि में परिवर्तन। योनि में परिवर्तन कहने का मतलब है कि इस अवस्था में महिला की योनि में अप्रत्याशित रूप से अति विकास हो जाता है। अधिक ब्लड का यहाँ पे सप्लाई होता है, जिसके कारण वैजिना की जो वाल, जो भितियाँ हैं, वह फूली होकर ढीली हो जाती है। जो भलवा में पढ़ाए हैं ना कि भलवा फूल कर ढीली पड़ जाती है, आकार वृद्धि हो जाता है अधिक ब्लड सप्लाई होने के कारण, ठीक उसी प्रकार से आपके यही वैजिना भी है। वैजिना में इलास्टिसिटी, लचीलापन भी बढ़ जाता है ताकि शिशु जन्म के समय आसानी से इसी रास्ता के द्वारा बाहर निकलना है। योनि का अम्लीय मान 3.5 से 5 के मध्य रहता है ताकि रोग के जीवाणु को वृद्धि नहीं हो, ठीक है। अम्लीय होता है जिसके कारण क्या करता है कि वह कोई भी कीटाणु है उसे नष्ट करने का गुण रखता है, ठीक है। तो ये हो गया योनि में परिवर्तन, समझ गए। 10वां है मूत्र तंत्र में परिवर्तन, चेंजेज इन यूरिनरी सिस्टम। गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण महिला को बार बार मूत्र आना होता है, जो गुद्दों की लंबाई तथा रीनल पेल्विस की वृद्धि के कारण होता है। सेकेंड तथा थर्ड तिमाही में शिशु का दबाव मूत्राशय पर पड़ता है, जिससे बार बार मूत्र को त्याग जाना पड़ता है। अब आप लोग नोटिस करते होइएगा कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको बार बार यूरिन महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय जो गुद्दा होता है, गुद्दा की लंबाई जो है, गुर्दों की लंबाई बढ़ जाती है, रीनल पेल्विस में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। रीनल समझ गए, गुर्दे की जो पेल्विस होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड तिमाही जब समय हो जाता है, उस समय शिशु का प्रेशर, दबाव, फीमेल के यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिससे बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। और यही मूत्र तंत्र में सीधा सी बातें कहिए कि एक नॉर्मल महिला है उसका मूत्रीय यूरिनरी सिस्टम और एक प्रेग्नेंट वोमेन है उसका यूरिनरी सिस्टम, दोनों में काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी अंतर रहता है, समझ गए। एक है जिसको नॉर्मल है तो नॉर्मल तरीके से उसको महसूस होगा, और एक प्रेग्नेंट है तो उसको जल्दी जल्दी यूरिन त्याग करने को जैसा महसूस होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैंने बता दिया। आज लास्ट इस पॉइंट का है, देख लीजिए आपके सामने, भावनात्मक परिवर्तन, इमोशनल चेंजेज। इमोशनल चेंजेज कहने का मतलब है कि एक प्रथम बार कोई महिला है, वह गर्भवती हुई है, तो उसको इमोशनल चेंजेज काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिला का व्यवहार परिवर्तनशील रहता है। महिला गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में ज़्यादा सोचकर चिंतित रहती है, उससे लगाव ज़्यादा हो जाता है, प्रसव आदि के बारे में अधिक सोचती है। तो भावनात्मक इमोशन कहने का मतलब है कि इस समय उसके
पल रहे बच्चे से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, लगाव हो जाता है, ठीक है। वो हमेशा अपने प्रसव के बारे में चिंतित रहती है कि कैसे क्या होगा आगे, ठीक है। उसका व्यवहार परिवर्तनशील हो जाता है, नर्म हो जाता है, ठीक है। और वह जो है हमेशा जो है सोचकर चिंतित रहती है कि हमारे बच्चे गर्भ में कैसे हैं, गर्भस्थ शिशु कैसी है, ठीक है। और वो हमेशा अनेकों चीज़ प्रसव से रिलेटेड सोचते रहती है और यही भावनात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यह 11 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया जो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला परिवर्तन है। अब मैंने तो समझा दिया इजी लैंग्वेज में। अब जो लोग नहीं पढ़ेंगे कहाँ से क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे इंग्लिश भी दे दिए हैं, जिनको अगर इंग्लिश की ज़रूरत है वो इंग्लिश में पढ़िए, सब पहले भी पढ़ा चुके हैं, अभी रिवीजन है इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ना है पढ़िए, मौका है, वरना फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेंगे। पढ़ लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। टोटल का इंग्लिश मैंने यहाँ पे दे रखा है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यही कहेंगे कि कृपया पढ़ लीजिए, आखिरी साल है, थर्ड ईयर है, जो पढ़िएगा पढ़ लीजिएगा, वरना फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।